अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की नाक के नीचे से कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को राज्यसभा का चुनाव जिता दिया। मेरे साथ देखिए पर्दे के पीछे की वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल जाने के कगार पर आ गई है। वो सरकार जिसके पास बहुत आसान बहुमत है। दरअसल बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने आज से करीब हफ्ते 10 दिन पहले ये स्क्रिप्ट लिख ली थी। जब हर्ष महाजन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बनाया, तभी लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए इस चुनाव को जीत पाना आसान नहीं होगा। बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। उसमें हिमाचल प्रदेश के नेता भी आए थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम ने केंद्रीय नेतृत्व को ये फीडबैक दिया कि हर्ष महाजन ये चुनाव जीत सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए। इसके बाद क्या था? अमित शाह, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और सौदान सिंह जो कि पार्टी के अभी उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने मिलकर एक रणनीति पर काम किया और उस रणनीति के तहत ये तय हुआ कि हर्ष महाजन को चुनाव कैसे जिताना है। उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। दरअसल सुक्खू साहब की सरकार बीते करीब 13-14 महीने से चल रही है और सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो कांग्रेस के वो नेता हैं जिनसे बाकी धड़े नाराज़ चल रहे हैं। जैसे वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है प्रतिमा सिंह, वो नाराज़ चल रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री एक और बड़े नेता है, वो नाराज़ चल रहे हैं। आनंद शर्मा जो कि राज्यसभा जिनकी अभी ख़त्म हुई है, वहाँ से बड़े नेता हैं जो कि राज्यसभा में आना भी चाहते हैं, वो भी नाराज़ चल रहे थे। यही फीडबैक जयराम ठाकुर ने अमित शाह को दिया, जेपी नड्डा साहब को दिया और उसके बाद ये तय हुआ कि इस माहौल को कैपिटलाइज़ किया जाए। फिर क्या था? ये लोग जो नाराज़ थे, ये इसलिए नाराज़ थे मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिमा सिंह या विक्रमादित्य जैसे लोग, कि इनके लोगों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट के काम बिल्कुल सुक्खू सरकार में बंद हो गए थे। ये अपने लोगों को कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिलवा पा रहे थे। इसी बात को लेकर सबसे अधिक नाराज़गी थी और नाराज़गी की बात कई बार दिल्ली में आलाकमान को बताई भी गई। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में बैठे चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे राजीव शुक्ला हों जो कि प्रभारी हैं हिमाचल के, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बागी खेमे को एक साथ आने का मौका मिल गया। बागी इन द सेंस की जो लीडरशिप के साथ बागी था, सुक्खू साहब के साथ बागी था। तो इस सुक्खू के तमाम विरोधी एक हो गए और इन लोगों ने ये तय किया, दिल्ली में खबर भिजवाई कि हम अपना उम्मीदवार तभी जितवा सकते हैं जब सुक्खू साहब को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े। इस पर भी आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि इन द मीन टाइम ये सब चीज़ें बीजेपी को दिख रही थी। बीजेपी भांप रही थी कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के अपने उम्मीदवार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से ना भेजकर कांग्रेस की लीडरशिप ने राजस्थान से नॉमिनेट करवाया। राजस्थान से वो अब राज्यसभा में आई हैं। तभी बीजेपी को लगा कि कांग्रेस के अंदर ये नाराज़गी है और कांग्रेस के टॉप लीडर भी जानते हैं कि सोनिया गांधी को भी हिमाचल से जितवा पाना आसान काम नहीं होगा, इसीलिए उनको सेफ राजस्थान में भेजा गया। यहीं पर अमित शाह ने सौदान सिंह बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और पहाड़ी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको ये दायित्व सौंपा कि आप शिमला में रहें, शिमला में रहकर लोगों से मिलें और ये चुनाव पार्टी कैसे जीत सकती है उस पर काम करें। कांग्रेस ने क्या किया? अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बना दिया, इस उम्मीद से कि अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत बड़े वकील हैं, केंद्रीय नेतृत्व के करीबी रहे हैं और उनके पास धन बल की भी कमी नहीं है, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े वकीलों में उनकी गिनती होती है। तो अगर कुछ विधायकों को समझाना हुआ, मनाना हुआ, पटाना हुआ, तो वो काम अभिषेक मनु सिंघवी कर पाएंगे। लेकिन सौदान सिंह जब शिमला पहुंचते हैं, अगर मैं बीजेपी खेमे की बात करूं, तो वो अपने साथ हर्ष महाजन को लेते हैं। वो हर्ष महाजन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो अब राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। इनके बारे में बताऊं मैं आपको, हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के करीबी लोगों में गिने जाते थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने पाला बदला है और ये बीजेपी में शामिल हुए थे। हर्ष महाजन के साथ मिलकर सौदान सिंह ने प्रतिमा सिंह, विक्रमादित्य, मुकेश अग्निहोत्री, इनके खेमे के जो इक्का दुक्का विधायक जीत के आए थे, करीब 9 से 10 विधायकों से संपर्क साधा और कहा कि आपको पार्टी के लिए, मतलब बीजेपी के लिए वोट करना है, बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिताना है। यह वही हर्ष महाजन है जो कल तक कांग्रेस में आपके साथ ही हुआ करते थे। सौदान सिंह ये काम आसानी से अपना सौदा जिसको आप कह सकते हैं वो कर पाए।
अभिषेक मनु सिंह भी यहीं पर मात खा गए। वो डिनर देते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनको लगा कि शायद ये विधायक टूट कर नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक वोटिंग के एक शाम पहले दावत हुई तो ये तमाम लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन जब वोटिंग होनी थी मंगलवार की सुबह तो ये सभी लोग धीरे धीरे कर लापता होना शुरू हो गए। ये सुखविंदर सुक्खू के खेमे से दूरी बनानी शुरू कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी के फ़ोन उठाने इन्होंने बंद कर दिए। और ये कहाँ मिले? ये मिले बीजेपी के खेमे में जयराम ठाकुर के साथ। और वहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उन तमाम लोगों ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना ली थी कि इनको वहाँ से दूर कर देना है। और यहीं पर साबित हो गया कि किस तरीके से बीजेपी ने एक ऐसा चुनाव जीत लिया जो उसके लिए असंभव था। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा चुनाव हार गई जो उसके लिए बहुत आसान था। 68 की विधानसभा है हिमाचल प्रदेश में, 34 से 35 विधायक चाहिए होते हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 3 इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे इस सरकार को, जब तक ये पूरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। ये 3 तो टूटे ही टूटे जो इंडिपेंडेंट थे। कांग्रेस के अपने 6 से 7 विधायक भी इससे अलग हो गए। बीजेपी के पास 25 विधायक थे, उसने आंकड़े को 25 से बढ़ाकर 34 कर लिया। और कांग्रेस ने अपने आंकड़े को 43 से घटाकर 34 कर लिया। मैच टाई हुआ। और टाई होने पे ये नियम है संविधान के तहत कि जब पर्ची निकलती है, पर्ची से तय होता है, तो जिसका नाम पर्ची में निकल आता है वो उम्मीदवार हार जाता है, जिसका नाम नहीं निकलता है वो उम्मीदवार को जीता हुआ माना जाता है। तो यही हुआ, जब पर्ची निकली तो वो पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकल आई। वो चुनाव हार गए क्योंकि मैच टाई था और हर्ष महाजन ये चुनाव जीत गए। तो बीजेपी ने 10 दिन में इस चुनाव को पूरा पलट के रख दिया और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो अभी भी पार्टी पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं और जहां पर खेमेबाजी ज़्यादा है। आखिर में एक लाइन और, अब जब सुक्खू साहब चुनाव उनके नेतृत्व में राज्यसभा का नहीं जितवा पाए हैं तो मॉरली, नैतिकता के आधार पर उन पर दबाव है इस्तीफ़ा देने का। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या उनको हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? वो प्रतिमा सिंह होंगी, उनके बेटे विक्रमादित्य होंगे, या मुकेश अग्निहोत्री होंगे, या कोई चौथा आदमी होगा? अब कांग्रेस में अटकलें इस बात पर इन दिनों काफ़ी जोर पकड़ेंगी। धन्यवाद।